महाराष्ट्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में देश का इकोनॉमिक इंजन, फाइनेंशियल कैपिटल, ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं। लेकिन जब आप अक्टूबर 2025 की सरकारी फाइलों, नई पॉलिसीज और ज़मीनी हकीकत को एक साथ रख के देखते हैं तो एक लड़ाई नजर आती है। एक तरफ है 50,000 करोड़ के निवेश और इनोवेशन सिटी बनाने के बड़े बड़े वादे, और दूसरी तरफ है एक शहर जो पिछले एक दशक से तरक्की की दौड़ में जैसे वहीं का वहीं खड़ा है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं है बल्कि तरक्की के असंतुलन की भी है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, राज्य का नया आर्थिक सर्वेक्षण, स्टार्टअप्स और जीसीसीज पर दो बिल्कुल नई नीतियां और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, वो महाराष्ट्र के टेक सेक्टर की इसी महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच की खाई को दिखाती हैं। तो आज हम इसी पजल के सारे टुकड़े जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि महाराष्ट्र के बड़े दांवों के पीछे की रणनीति क्या है और क्या ये दांव वाकई जमीन पर काम कर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी हम भारत के टेक हब की बात करते हैं तो पहला नाम बेंगलुरु का आता है, फिर शायद हैदराबाद या गुरुग्राम का। लेकिन हाल के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लगता है महाराष्ट्र चुपचाप सबको पीछे छोड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को देखें तो भारत के कुल सर्विस सेक्टर की कमाई यानी जीवीए में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से ज्यादा है। ये देश में सबसे ज्यादा है। 15%? हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ मुंबई की दलाल स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और फैला हुआ सर्विस सेक्टर है। और विदेशी निवेश का आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच देश में आए कुल एफडीआई का करीब 31% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में आया। ये तो लगभग एक तिहाई है। एक तिहाई, हाँ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र ऐसा क्या सही कर रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है विविधता। देखिए, बैंगलोर की पहचान काफी हद तक आईटी से जुड़ी है, लेकिन महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कई मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, मीडिया और अब तेजी से बढ़ता आईटी। तो जब एक निवेशक आता है तो उसे सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि एक पूरा मजबूत और परिपक्व इकोसिस्टम मिलता है। मतलब उसे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, टैलेंट, क्लाइंट्स, कैपिटल। एग्जैक्टली। इसीलिए देश के 24% से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स भी यहीं पर हैं। ठीक है, तो नींव पहले से ही बहुत मजबूत है और अब लगता है सरकार इसी नींव पर एक गगनचुंबी इमारत खड़ी करना चाहती है। हाल ही में जो दो नई नीतियां आई हैं वो इसी दिशा में इशारा कर रही हैं। पहले स्टार्टअप्स वाली नीति की बात करते हैं। हाँ, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025। इस नीति का सबसे बड़ा आकर्षण है 300 एकड़ में एक इनोवेशन सिटी बनाने का प्लान। इनोवेशन सिटी? हाँ, और ये सिर्फ एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसका विजन एक ऐसी जगह बनाने का है जहां एक युवा अपने आइडिया के साथ आए और उसे वहीं निवेशक, मेंटोर, बड़ी कंपनियों के दफ्तर और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के रिसर्च लैब्स सब एक ही जगह मिल जाएं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी सिटीज के प्लान तो कई बार बनते हैं। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो इसे सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से ज्यादा बनाता है? इसमें दो चीजें अलग हैं। पहली, 500 करोड़ का सीएम महाफंड। इसका मकसद सिर्फ पैसा बांटना नहीं है बल्कि 25,000 उद्यमियों को तैयार करना है। अच्छा। और दूसरी, जो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है, इसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी स्टार्टअप को सरकारी काम का ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर को गारंटी की तरह इस्तेमाल करके उसे बैंक से लोन दिलाने में मदद की जाएगी। और ये तो बहुत काम की बात है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की कमी से नहीं बल्कि कैश फ्लो की कमी से मरते हैं। वो जो काम मिलने और पैसा आने के बीच का गैप होता है ना, वही जानलेवा होता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये कदम उस सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखता है। इसके अलावा डीप टेक और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए अलग वेंचर फंड बनाना और इंक्यूबेशन सेंटरों को 5-5 करोड़ रुपए की मदद देना, ये सब दिखाता है कि सोच सिर्फ बड़ी हेडलाइन बनाने की नहीं है, सोच जमीनी स्तर पर एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने की है। ठीक है, तो एक तरफ से सरकार घरेलू स्टार्टअप्स को अपने टैलेंट को पुश दे रही है, लेकिन सिर्फ अपने दम पर तो $500 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं बन सकती। जाहिर है उन्हें बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को भी लुभाना होगा। क्या यहीं पर ये दूसरी जीसीसी वाली नीति काम आती है? बिल्कुल। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसीज की नीति शायद इन दोनों में ज्यादा बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहले यह समझना जरूरी है कि जीसीसी सिर्फ कॉल सेंटर या बीपीओ नहीं है। राइट, ये उससे कई ज्यादा है। हाँ, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के दिमाग की तरह होते हैं। यहाँ उनका सबसे जरूरी काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
प्रोडक्ट डिजाइन, फाइनेंशियल एनालिसिस। और महाराष्ट्र की नई नीति ने क्या ऑफर कर रही है? ये नीति एक बहुत सीधा और आकर्षक प्रस्ताव दे रही है, कैपिटल सब्सिडी। अगर कोई जीसीसी महाराष्ट्र में आकर प्लांट और मशीनरी में निवेश करती है तो सरकार उसके निवेश का 20% तक वापस देगी। 20%? हाँ, और ये रकम छोटी नहीं है। बड़े निवेश पर यह सब्सिडी 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है। 100 करोड़ की सब्सिडी? ये तो किसी भी कंपनी के सीएफओ का ध्यान खींचने के लिए काफी है। लेकिन इस नीति में एक और दिलचस्प बात है, इसका फोकस सिर्फ मुंबई पुणे पर नहीं है। हाँ, और यही इसकी सबसे रणनीतिक बात है। नीति का लक्ष्य है नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों को ग्लोबल जीसीसी मैप पर लाना। सरकार कह रही है कि आप सिर्फ पुणे मुंबई मत देखिए, इन नए शहरों में आइए, हम आपको और भी ज्यादा मदद देंगे। तो इसका कुल अनुमान क्या है? कितना निवेश आ सकता है? अनुमान है कि अगर ये नीति सफल होती है तो राज्य में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ सकता है और अगले 3 से 5 सालों में 25 से 30 मिलियन वर्ग फुट नई ऑफिस स्पेस की मांग पैदा हो सकती है। लेकिन यहीं पर वो महत्वाकांक्षा बनाम हकीकत वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ये हकीकत में मुमकिन है? बड़ी कंपनियां तो हमेशा बेस्ट टैलेंट और बेस्ट लाइफस्टाइल के पीछे भागती हैं, जो फिलहाल पुणे मुंबई में है। क्या सिर्फ सब्सिडी देने से कोई ग्लोबल कंपनी अपना हाई एंड R&D सेंटर नागपुर में खोल देगी? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और इसका जवाब हमें जमीनी हकीकत में मिलता है, जो विकास के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाती है। एक तरफ है पुणे और दूसरी तरफ नागपुर। चलिए पहले पुणे की बात करते हैं, जो एक असली पावर हाउस बनकर उभरा है। पुणे एक शानदार केस स्टडी है। फाउंडेड इनसाइट्स ट्रैकर की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में जॉब ग्रोथ साल दर साल 39% की दर से बढ़ी है। ये दिखाता है कि वहाँ डिमांड कितनी जबरदस्त है। 39%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत। और CBRE जैसी रियल एस्टेट फर्म का अनुमान है कि 2030 तक पुणे का ऑफिस स्पेस आज से लगभग 50% और बढ़ जाएगा। तो पुणे का सीक्रेट क्या है? सिर्फ आईटी कंपनियां तो नहीं हो सकती? नहीं, पुणे की सफलता का राज है उसका इकोसिस्टम। वहाँ टॉप के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जिससे टैलेंट की सप्लाई लगातार बनी रहती है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल युवाओं को आकर्षित करता है और जब टैलेंट एक जगह इकट्ठा होता है तो कंपनियां अपने आप खिंची चली आती हैं। ये एक टैलेंट मैग्नेट बन चुका है, जो और टैलेंट और कंपनियों को खींच रहा है। पुणे की ये चमकती कहानी तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं उस पहेली पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, नागपुर। यहाँ की कहानी बिल्कुल उल्टी क्यों है? यहाँ आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। महाराष्ट्र के ही आर्थिक सर्वेक्षण के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में जहां पुणे में प्राइवेट आईटी पार्कों की संख्या 166 से बढ़कर 220 हो गई और मुंबई में 158 से 196, वहीं नागपुर में ये संख्या जस की तस बनी हुई है। 2014 में भी 5 थी और 2024 में भी 5 ही है। एक दशक में जीरो ग्रोथ? ये तो हैरान करने वाला है। ऐसा क्यों? यह हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। आप इमारतें तो बना सकते हैं, लेकिन माहौल नहीं बना सकते हैं। पुणे की सफलता सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि एक वाइब या कल्चर बनाने की कहानी है। नागपुर इस बात की एक चेतावनी है कि अगर टैलेंट को शहर में रुकने की मजबूत वजह ना दी जाए तो शानदार ऑफिस खाली रह जाते हैं। मतलब वहाँ इकोसिस्टम की वही कड़ियां गायब हैं जो पुणे को सफल बनाती हैं। हाँ, टॉप टियर संस्थानों की कमी, लाइफस्टाइल के विकल्प और सबसे बढ़कर प्रतिभा को शहर में रोके रखने में विफलता। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आपने एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम तो बना दिया, लेकिन शहर में कोई बड़ी टीम खेलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि शहर में प्रैक्टिस की अच्छी सुविधाएं या खिलाड़ियों के रहने के लिए अच्छा माहौल नहीं है। बेहतरीन एनालॉजी है। नागपुर के साथ लगभग यही हुआ। आईटी पार्क बन गए, पर वो इकोसिस्टम वाली टीम ही नहीं बन पाई जो टैलेंट को मैदान पर खींचे और बनाए रखे। हालांकि अब सरकार की नई जीसीसी नीति में नागपुर जैसे शहरों पर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वो इसी समस्या को हल करने की एक गंभीर कोशिश लगती है। तो ये साफ है कि सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं है, उसे सफल बनाने के लिए नींव को भी मजबूत करना होगा। और किसी भी टेक इंडस्ट्री की नींव 2 चीजों पर टिकी होती है, स्किल्ड लोग और बिजनेस करने में आसानी। इस दिशा में क्या हो रहा है? यहाँ कुछ बहुत जरूरी काम हो रहा है, खासकर स्किलिंग के मोर्चे पर। SSC, NASSCOM जैसी संस्थाएं अब सीधे टियर 2 और टियर 3 शहरों में जा रही हैं।
उन्होंने नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ एक बड़ी साझेदारी की है, जिसके तहत 400 कॉलेजों के 1.5 लाख छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जाएगा। 1.5 लाख छात्र, मतलब ये कोशिश हो रही है कि टैलेंट को जॉब के लिए पुणे मुंबई ना आना पड़े, बल्कि जॉब ही टैलेंट के पास उनके अपने शहरों में जाए। बिल्कुल, यही असली समाधान है। जी। इसी तरह पुणे में लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन के साथ मिलकर 1000 वंचित युवाओं को AI, डेटा एनोटेशन जैसे नए जमाने के कोर्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। CDAC भी आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए ऐसे ही प्रोग्राम चला रहा है। ये सब मिलकर टैलेंट का एक नया पूल तैयार कर रहे हैं, जो GCCs और स्टार्टअप्स की जरूरतें पूरी कर सकता है। और बिजनेस के माहौल को सुधारने के लिए, क्योंकि भारत में अक्सर नियम कानून का जाल उद्यमियों के लिए बड़ा सिरदर्द होता है। उस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम जैसे 7 कानूनों में छोटे मोटे उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। हाँ, इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना है। मतलब सरकार का फोकस सिर्फ बड़ी चमचमाती नीतियों पर नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने पर भी है, जो रोजमर्रा के बिजनेस को मुश्किल बनाती हैं। इसके साथ ही एक साइबर क्राइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी बनाया गया है। ये आज के दौर में बहुत जरूरी लगता है। बेहद जरूरी। जब आप हजारों करोड़ का डिजिटल निवेश ला रहे हैं, तो आपको उस निवेश को सुरक्षित रखने का भरोसा भी देना होगा। ये कदम निवेशकों को वही भरोसा देता है। ठीक है, तो हमने महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं देखी, जमीनी हकीकत का अंतर देखा और उस अंतर को पाटने की कोशिशें भी समझी। लेकिन इन सब कोशिशों को हमें बड़े कैनवस पर भी देखना होगा, यानी देश और दुनिया के हालात। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ 2025 में वैश्विक स्तर पर कुछ अनिश्चितता है। अमेरिका में H-1B वीजा फीस बढ़ गई है, बड़ी कंपनियां खर्च में कटौती कर रही हैं, जिससे भारतीय IT सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं और 2030 तक $500 बिलियन की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि महाराष्ट्र एक ऐसे समय में अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहा है, जब वैश्विक हवाएं थोड़ी खिलाफ हैं। ये एक बहुत साहसिक लेकिन जोखिम भरा कदम है। इसकी सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये नई नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं या नागपुर जैसे इलाकों की हकीकत को बदल पाती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो तस्वीर साफ है। महाराष्ट्र अपने IT और टेक सेक्टर में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। स्टार्टअप्स और GCC पर केंद्रित नई नीतियां, स्किलिंग पर जोर और कारोबारी माहौल को सुधारने के कदम, ये सब एक सोची समझी बड़ी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। कागज पर तो ये रणनीति लगभग परफेक्ट दिखती है। इसमें हर पहलू का ध्यान रखा गया है। लेकिन जैसा हमने बार बार देखा, पुणे की रॉकेट जैसी रफ्तार और नागपुर का ठहराव हमें लगातार याद दिलाता है कि विकास को समावेशी बनाना, यानी हर क्षेत्र तक पहुंचाना, सबसे बड़ी और असली चुनौती है। ये नीतियां और रिपोर्ट हमें एक विस्तृत रोड मैप तो दिखाते हैं कि महाराष्ट्र भविष्य में क्या बनना चाहता है। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है और जिसके शायद इस पूरी योजना का भविष्य टिका है। सवाल ये है, क्या राज्य की संस्कृति, इसके शिक्षण संस्थानों से लेकर इसके कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक, इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है? नीतियां बनाना एक बात है, पर उस मानसिकता को, उस इनोवेशन के कल्चर को विकसित करना जो हर शहर और हर कस्बे तक पहुंचे, असली चुनौती होगी। इसी सवाल पर आगे भी नजर रखनी होगी।